स्वागत है आपका शिव सरोवर साहित्य के इस मंच पर, जिसमें मैं बीकेएस मैम आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने संज्ञा और उसके भेद पढ़े थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ण विचार। वर्णों पर विचार करने से पहले हम देखें कि वर्णों की आवश्यकता हमें क्यों महसूस हुई। वर्ण पढ़ने से पहले हम समझते हैं भाषा को। भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है और इस भाष का अर्थ है व्यक्त वाणी, कहना या बोलना, वाणी को व्यक्त करना। इस भाष धातु में ही हमने आ जोड़ा और उससे बना हमारा भाषा शब्द। अब भाषा क्या है? हर व्यक्ति के मन में विचार उठते हैं, उसके मन में कोई ना कोई भाव उठता है। तो अपने विचारों और मन में उठे भावों को व्यक्त करने के लिए व्यक्ति को किसकी आवश्यकता होती है? भाषा की आवश्यकता होती है। तो देखते हैं हम भाषा की परिभाषा। विचार विनिमय, विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान, लेना या देना। किसी के विचार लेना और किसी को अपने विचार देना, अर्थात विचारों व भावों का आदान प्रदान जिस माध्यम से किया जाता है या जिस साधन से किया जाता है, उस साधन को ही हम कहते हैं भाषा। भाषा का माध्यम से जब हम अपने विचारों और भावों को व्यक्त करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले जो रूप आया वो आया मौखिक रूप, क्योंकि लिखना तो बाद में आया। प्रथम रूप भाषा का कौन सा कहलाता है? मौखिक, जो मुख से बोलकर व्यक्त किया जाता है। अब मौखिक रूप को बोलते बोलते जब हमें महसूस हुआ कि इसको हम अब इस वाणी को हम स्थायी रख लें, हमेशा हमेशा के लिए इसको रखें, तो हमें उसके लिखित रूप की आवश्यकता महसूस हुई और हमने उसको संकेतों के माध्यम से लिखना आरंभ किया। तो इस तरह से भाषा के 3 रूप बने। पहला बना मौखिक, दूसरा लिखित और तीसरा बना सांकेतिक। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वर्ण विचार, वो हमारा मुख्य रूप से लिखित रूप है। हम देखते हैं कि ध्वनि क्या है। बहुत सारी जगह पर ऐसा होता है कि ध्वनि को और वर्ण को एक ही मान लिया जाता है, जबकि इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। ध्वनि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है। हम देख रहे हैं ध्वनि भाषा की सबसे छोटी अर्थात लघुतम इकाई है, जिसके और टुकड़े करना संभव नहीं है, उसे हम ध्वनि कहते हैं। अब देखते हैं हम वर्ण। वर्ण भी भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े या खंड करना संभव न हो, उसे हम वर्ण कहते हैं। तो अब आप कहेंगे कि शब्द की भी वही परिभाषा है कि उस भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े खंड संभव न हो, और वर्ण की परिभाषा भी यही है कि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े या खंड करना संभव न हो, उसे वर्ण कहते हैं। तो ध्वनि और वर्ण में अंतर क्या हुआ? अंतर है, सबसे बड़ा अंतर जो है वो है ये कि ध्वनि हमेशा मौखिक रूप को लेकर आती है। ध्वनि कहीं आएगी तो इसका अर्थ है कि वह मौखिक रूप व्यक्त कर रही है। ध्वनि मौखिक अभिव्यक्ति के लिए आती है, जबकि वर्ण किसके लिए आता है? वर्ण आता है हमारा लिखित अभिव्यक्ति के लिए, लिखित रूप के लिए। जब हम लिखित अभिव्यक्ति करते हैं भाषा की, तब वो वर्ण के माध्यम से होता है, और जब हम मौखिक अभिव्यक्ति करते हैं भाषा की, तो वो ध्वनि के माध्यम से होता है। ये सबसे बड़ा अंतर है। दोनों की परिभाषा एक ही है, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते। लेकिन दोनों में सबसे बड़ा अंतर क्या है कि ध्वनि जहाँ मौखिक रूप के लिए आती है, वहीं वर्ण हमारा किसके लिए आता है? लिखित रूप के लिए आता है। अब लिखित रूप के लिए वर्ण क्यों आया? मुख से बोलना तो हम सीख गए, लेकिन जब हमें महसूस हुआ कि हम इस भाषा को लिखें, तो लिखने के जो तरीका है, किसी भी भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने का जो तरीका या ढंग होता है, उसे हम लिपि कहते हैं। हर भाषा की कोई ना कोई लिपि होती है, क्योंकि हर भाषा को लिखने का कोई ना कोई तरीका या ढंग होता है। अब जो लिखने का ढंग या तरीका हमने अपनाया, तो हमने उसमें कुछ चिन्ह निश्चित किए। हमने लिखने के तरीके से कुछ चिन्हों का निर्माण किया, और वो जो चिन्ह हमने बनाए, वो चिन्ह ही हमारे क्या कहलाते हैं? हिंदी भाषा में वो हमारे वर्ण
कहलाते हैं। हम देखते हैं लिपि और वर्ण में अंतर क्या है। तो फिर ये एक ही बात हुई नहीं, किसी भी वर्ण को जो लिखने का तरीका है, लिखने का जो तरीका है वो तो है लिपि, और वो जो वर्ण चिन्ह लिखा जाता है वो है हमारा वर्ण। अब हम देखें तो ये हमारा वर्ण है क, लेकिन इसको जो लिखने का तरीका है, पहले इस तरह से शिरोरेखा बनाई, फिर एक खड़ी पाई बनाई, फिर इसको इस तरह से घुमाया, फिर इसको इस तरह से बनाया। तो जो लिखने का तरीका है वो तो हमारा लिपि है, और जो हमने चिन्ह लिखा है वो चिन्ह हमारा क्या है, वर्ण है। आप इस अंतर को ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं हम आगे कि ध्वनि, वर्ण व शब्द में क्या अंतर है। ध्वनि जहाँ हमारी भाषा की सबसे छोटी इकाई है और वो मौखिक रूप को अभिव्यक्त करने के लिए आती है, वही वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है पर वो लिखित रूप को अभिव्यक्त करने के लिए आती है। तो शब्द क्या है? शब्द भी भाषा की सबसे छोटी इकाई है, लेकिन वो अर्थवान इकाई है, भाषा की अर्थवान इकाई है। अर्थात वर्णों को जब हम जोड़ देंगे तो जो अर्थ उससे निकलेगा, अब कमल, अब इसका कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है, तो वह अर्थवान इकाई, उसको हम क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। और यदि भाषा की सबसे पूर्ण इकाई यहीं पर आ जाए कि भाषा की सबसे छोटी की जगह आ जाए पूर्ण अर्थवान इकाई, तो उसको हम कहेंगे वाक्य। उसको हम क्या कहेंगे? वाक्य। हम देखते हैं वर्ण की परिभाषा। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े या खंड करना संभव न हो, उसे हम कहते हैं वर्ण। तो फिर वर्णमाला किसे कहते हैं? क, ग, ए, ये हमारे वर्ण हैं। वर्णमाला कहलाती है हमारा वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण है वो क्रम से आएंगे और उनका जो समूह आएगा पूरा, उस पूरे समूह को ही हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। जैसे एक माला होती है, उस माला में फूल होते हैं, तो उसी तरह एक ऐसी माला जिसमें क्या गुथे हुए हैं? वर्ण। और वो भी किस तरह से? क्रम से, कि ए के बाद आ के बाद ई, और उसके बाद ई। तो इस तरह से जो क्रम से हमारे वर्ण आएंगे उनको हम कहेंगे वर्णमाला। वर्णमाला में वर्ण के उच्चारण के आधार पर दो भेद माने गए हैं। पहला है हमारा स्वर और दूसरा है हमारा व्यंजन। आज हम इन्हीं के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो हमने देखा वर्ण विचार पर विचार करने से पहले हमने वर्णों को देखा कि वर्ण कैसे आए और वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों के क्रमश समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णमाला में जो दो प्रकार के भेद आते हैं उनको हम कहते हैं स्वर और व्यंजन। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर कितने होते हैं? स्वर होते हैं हमारे 11। ये संख्या पूछी जाती है कि हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। और वो 11 स्वर हमारे हैं ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। उसके बाद हमारे यहाँ आते हैं व्यंजन। व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है? व्यंजनों की संख्या मानी गई है हमारे यहाँ 33। व्यंजन माने गए हैं हमारे यहाँ 33, जिसमें से ये वर्ग जो है वो है हमारा 25। इसको बोलते हैं क, च, ट, त, प। क, च, ट, त, प वर्ग। क वर्ग, इसमें भी ये 5 वर्ण है, क, ख, ग, घ, न। और फिर है च वर्ग, च, छ, ज, झ, न। फिर ट वर्ग जो है हमारा, उसमें ट, ठ, ड, ढ, न। फिर त वर्ग है हमारा त, थ, द, ध, न। फिर है हमारा प, फ, ब, भ, म। इन पांचों को, ये 25 जो हैं, इनको कहा जाता है स्पर्श व्यंजन। जब हम व्यंजन पढ़ेंगे तब इनके स्थान के बारे में बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। अभी हम देख रहे हैं सिर्फ स्वर और व्यंजन कितने होते हैं संख्यात्मक रूप से। इसके बाद हम देखें तो ये 4 हमारे कहलाते हैं अंतस्थ। इनको बोलते हैं हम अंतस्थ, और ये जो 4 हैं उनको कहते हैं हम ऊष्म। तो 25 हमारे ये हो गए स्पर्श,
4 अंतस्थ, 4 ऊष्म। इस तरह से हमारे ये बने कितने? ये बने हमारे 33। इन 33 के बाद हमारे 4 संयुक्त व्यंजन भी है। संयुक्त का अर्थ है 2 व्यंजनों को मिलाकर जो एक व्यंजन बनाया गया है। तो इस तरह से हमारे यहाँ 4 संयुक्त व्यंजन हो गए। 2 हमारे यहाँ उत्क्षिप्त या ताड़नजात व्यंजन भी कहे जाते हैं, ड और ढ। और 2 हमारे यहाँ अयोगवाह व्यंजन हैं, जिसमें ए का योग भी है, अयोगवाह। ए का योग मतलब जोड़कर वहन करना और साथ में व्यंजन की ध्वनि आना, वो हमारे 2 हैं। इस तरह से हमारे यहाँ वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 52। हमने देखा कि हमारे यहाँ 52 वर्ण माने गए हैं। उन 52 वर्ण में 11 हमारे स्वर, 25 हमारे व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, 2 हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन और 2 अयोगवाह है। इन सबको मिलाकर हमारी वर्णमाला में जो भी हमारे वर्ण होते हैं उनकी संख्या मानी जाती है 52। और ये प्रश्न पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में कि वर्णों की संख्या कितनी है? वर्णों की संख्या हमारे यहाँ 52 है। अब देखते हैं हम स्वर कि स्वर किसे कहते हैं। अभी हमने वर्ण देखे कि वर्णों के 2 भेद हैं हमारे, स्वर और व्यंजन। उसमें हम पहले देखते हैं स्वर किसे कहते हैं। स्वर की परिभाषा: वे वर्ण जिनका स्वतंत्र उच्चारण होता है। अब स्वतंत्र उच्चारण होने का मतलब क्या हुआ कि उनको बोलने के लिए हमें किसी ध्वनि की मदद की या सहायता की ज़रूरत नहीं होती है। वे बिना किसी रुकावट के, इनको बोलते समय, इन वर्णों को बोलते समय मुख की हवा बिना किसी रुकावट के जब बाहर निकलती है तो उसे हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं स्वर्ण। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से उठकर बिना रुकावट, बिना बाधा के, बिना घिसे, घर्षण का मतलब होता है बिना घिसे या बिना कंपन के, बिना कांपे, मुख विवर। मुख विवर कौन कौन से? अर्थात जीभ, होठ, गला, कंठ, तालु, ये सब इनको छुए बिना मुख से बाहर निकल जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। फिर से देखते हैं हम क्या होगा स्वर का। स्वर का स्वतंत्र उच्चारण होगा, किसी ध्वनि की मदद की जरूरत नहीं होगी, हवा बिना किसी रुकावट के बाहर निकलेगी और वो किसी भी तरह के मुख विवर, जीभ, होठ, गला, कंठ इनको छुएगी नहीं, बिना रुकावट के, बिना बाधा के, बिना कंपन के वो मुख से बाहर निकल जाएगी। उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। उदाहरण देखें हम ए, आ, ई, ऊ, ये सब। अब देखते हैं हम व्यंजन किसे कहते हैं। स्वरों का बिल्कुल उल्टा हो जाएगा हमारा क्या? व्यंजन। हमने स्वर में देखा क्या कि उनका स्वतंत्र उच्चारण होता है, तो व्यंजन उसका उल्टा हो जाएगा, इनका स्वतंत्र उच्चारण नहीं होता है। स्वर में हमने देखा कि उनको बोलने के लिए किसी ध्वनि की मदद की ज़रूरत नहीं होती है, जबकि हम जब व्यंजन को बोलेंगे तो हमें ध्वनि की, किसी अन्य ध्वनि की सहायता लेनी पड़ेगी और वो अन्य ध्वनि क्या होगी? अर्थात हमें स्वरों की सहायता लेनी होगी। तो व्यंजनों को बोलने के लिए हमेशा किसकी मदद ली जाती है? स्वरों की मदद ली जाती है। जब हम व्यंजन को बोलते हैं तो हमारे मुख की हवा है वो रुकावट के साथ बाहर निकलती है। देखें हम तो वे वर्ण जिनके उच्चारण में हवा फेफड़ों से उठकर, रुककर, बाधा के साथ, घिसकर अर्थात कंपन के साथ मुख विवर, कंठ को, तालु को, जीभ, होठ, गले को छूकर जब मुख से बाहर निकलती है तो उसे हम कहते हैं क्या? व्यंजन कहते हैं। जैसे क, ठ, य, र, ल, व। तो दोनों में हम अंतर देखें कि जहाँ स्वर का स्वतंत्र उच्चारण होता है वहीं व्यंजन का स्वतंत्र उच्चारण नहीं होता है। स्वर को बोलने के लिए हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं होती, जबकि व्यंजन को बोलने के लिए हमें स्वरों की मदद लेनी पड़ती है। जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हमें हवा कहीं नहीं टकराती, जबकि जब हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो हवा है वो इनसे टकराएगी फिर बाहर निकलेगी। तो ये सबसे बड़ा इनमें अंतर है। अब हम देखते हैं स्वरों की मात्राएं। अभी हमने देखा कि व्यंजन किसकी मदद से बोले जाएंगे?
वो स्वरों की मदद से बोले जाएंगे और स्वरों की जो मात्राएं हैं वो उनके साथ आएगी। तो हम देखते हैं स्वरों की मात्राएं कौन कौन सी हैं। ए की कोई मात्रा नहीं होती है, ये हम ध्यान रखेंगे। ये आ की मात्रा, ई की मात्रा, ई की मात्रा, ये ऊ की मात्रा, ये ऊ की मात्रा, छोटे ऊ बड़े ऊ की, ये री की मात्रा, ए की, ये ऐ की मात्रा, ओ और औ की। अब हम देखते हैं स्वरों के भेद। स्वर कितने प्रकार के होते हैं। स्वर के भेद जो माने जाते हैं वो उच्चारण के आधार पर माने जाते हैं और प्रयत्न के आधार पर माने जाते हैं। उच्चारण के आधार पर भी उसके दो भेद माने गए हैं। एक है उच्चारण स्थान के आधार पर और एक उच्चारण काल के आधार पर। और प्रयत्न के आधार पर जो माने जाते हैं वो इसके तीन भेद माने जाते हैं। जीभ की स्थिति के आधार पर, अर्थात जीभ कितनी सक्रिय रहती है। होठ की आकृति के आधार पर कि होठों की या ओष्ठ की आकृति कैसी होती है। और मुख की आकृति, उसमें मुख की आकृति कैसी हो जाती है, मुखाकृति कैसी होती है, इसके आधार पर। एक भेद हम और पढ़ेंगे इनके, घर्षण कंपन के आधार पर और दूसरा प्राणवायु के आधार पर। प्राणवायु अर्थात श्वास कितनी लेते हैं और घर्षण या कंपन उनको बोलते समय कितना होता है उसके आधार पर। हम देखते हैं अब कि हमारा उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के भेद किस तरह से होते हैं। हमने देखे कि स्वर हमारे कितने हैं, स्वर हमारे 11 हैं। अब सब हम एक फार्मूला या एक सूत्र लगाएंगे और हम सारे उच्चारण स्थानों को याद कर लेंगे। हम पढ़ रहे हैं उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के भेद। अब उच्चारण स्थान के आधार पर देखें तो एक हम सूत्र लगाएंगे कताओ। हमारे सूत्र का नाम क्या है, क ता ओ। क का मतलब है कंठ, ता का मतलब है तालव्य जिसको हम तालु भी बोलते हैं, और ओ का मतलब है हमारे ओष्ठ है जिसको हम होठ भी बोलते हैं। तो क हम सिर्फ क्रम से रखेंगे, इनको कुछ नहीं करेंगे। ए आ, ई ऊ ए ऐ, ओ औ और री। अब सबसे पहले हमने कौन सा लिया, क। ए आ हमारे क्या हो गए, कंठ। फिर हमने दूसरा क्या पढ़ा, ता, तो उसमें आ गया हमारा ई। फिर हमने पढ़ा ओठ, तो उसमें आ गया हमारा ऊ। अब हम देखते हैं आगे। अब इस कताओं में से ही हम लेंगे क और ता को एक साथ, तो हमारा क्या बन जाएगा, ए ऐ। और फिर हम लेंगे इस कताओं में से ही क और ओ को, तो हमारा बन जाएगा ओ और औ। क्यों बनेगा, ये इसलिए बनेगा कि जब हम देखेंगे कि हमारे कुछ मूल स्वर होते हैं और कुछ हमारे दीर्घ स्वर या संयुक्त स्वर होते हैं। ये ए और ऐ है, वो हमारे ए और ई को जोड़कर हमारा ए बनाया गया है। तो ए का हमारा मूल स्वर स्थान क्या हुआ, कंठ, और ई का हमारा क्या हुआ, तालव्य। तो कंठ तालव्य जोड़कर हमारा ए और ऐ बना है। इसी तरह हमारा जो ओ है वो ओ बनता है हमारा ए और ऊ से। तो ए का स्थान हमारा क्या है, कंठ, और ऊ का स्थान हमारा क्या है, ओष्ठ। तो इस तरह से हमारा बना ये कंठोष्ठ है। जो एक री बचता है ये संस्कृत से लिया हुआ है, तो इसको हम रखते हैं मूर्धन्य में। अब आप देखेंगे कि मूर्धन्य क्या है। कंठ को कहीं जगह पर कोमल तालव्य या कोमल तालु भी बोला जाता है। तो कहीं जगह यदि कोमल तालु या कोमल तालव्य आ जाए तो उसका अर्थ ही क्या होगा, कंठ होगा। यह कंठ तालव्य अलग है और कोमल तालु अलग है। कोमल तालु आएगा जब तो सिर्फ कंठ होगा, और कंठ तालव्य आएगा तब हमारा क्या होगा, कंठ और तालव्य ही होगा। कोमल तालु आने पर सिर्फ कंठ होगा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और कोमल तालव्य आने पर भी कंठ होगा। कोमल नाम जहाँ आ जाएगा वह हम कंठ को ही रखेंगे। आगे देखते हैं अब हम तालु और मूर्धन्य में क्या अंतर है। तालु कहा जाता है हमारे मुंह की छत।
हमारे जो मसूड़े हैं और कंठ जो है उनके बीच में जो ऊपर का स्थान है उसको हम कहते हैं तालु। और मूर्धन्य किसको कहते हैं हम मूर्धन्य कहते हैं मसूड़े के ऊपरी भाग को। सॉरी आ गया गलती से। मूर्धन्य कहा जाता है हमारे मसूड़े के ऊपरी भाग को, कि मुख के सबसे ऊपर जो हमने पढ़ा तालु और होठ के बीच में जो जहाँ दांत के ऊपर जो मसूड़े हैं अंदर की तरफ, उनको हम बोलते हैं मूर्धन्य। तो अभी हमने देखा कि उच्चारण स्थान के आधार पर हम सिर्फ कताओं से इनको याद कर सकते हैं, क, ता, ओ। तो फिर हम क्रम ले लेंगे क और ता, और फिर हम क्रम ले लेंगे क और ओ। तो इस कताओं से ही हमारा पूरा फार्मूला बन गया। हम इनको क्रम से रखेंगे। सबसे पहले क्रम से रखने के बाद हम कौन सा नियम लगाएंगे, हम कताओं वाला नियम लगाएंगे। अब देखते हैं हम स्वर के भेद। काल, काल का अर्थ है समय, कितना लगता है उच्चारण में, समय कितना लगता है, उसके आधार पर हमारे यहाँ 3 भेद माने गए हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब हम देखते हैं इन तीनों को एक एक करके। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर, ह्रस्व का मतलब ही होता है कम, जिसमें कम समय लगता हो, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, अर्थात 1 सेकंड का 5वां भाग, जिसे हम एक मात्रा का काल भी कहते हैं। एक मात्रा जितना समय जिसमें लगता है उसको हम बोलते हैं ह्रस्व स्वर, और इन्हीं को हमें बोला जाता है मूल स्वर, क्योंकि आगे के जो हम पढ़ेंगे स्वर वो सब इन्हीं स्वरों से उनकी उत्पत्ति हुई है, इन्हीं से मिलकर वो बने, तो हमारी ये मूल स्वर कहलाते हैं, ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, जिनमें उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, अर्थात एक मात्रा का जितना समय लगता है। ह्रस्व स्वर में जो हमारे आते हैं वो है ए, ई, उ और री। अब हम देखते हैं दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। दीर्घ का अर्थ ही होता है ज़्यादा या बड़ा, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, और इस बड़े को ही हम बोलते हैं गुरु। ये इनमें दुगना समय लगता है, अर्थात अधिक। दीर्घ का भी मैंने बताया ज़्यादा, बड़ा, जिसमें अधिक समय लगे, अर्थात ह्रस्व से दुगना। ह्रस्व से दुगना समय लगा तो हमने देखा ह्रस्व में 1 मात्रा का, तो इसमें कितना समय लगेगा, इसमें 2 मात्रा का समय लगेगा, अर्थात दीर्घ स्वर उसे कहते हैं जिनमें ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, या कहें वे स्वर जिनमें अधिक समय लगता है, या कहें वो स्वर जिसमें 2 मात्रा का समय लगता है, उन्हें हम कहते हैं दीर्घ स्वर। अब इन्हें संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। संयुक्त स्वर क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे यहाँ संयुक्त का मतलब होता है जोड़ना। हमारे यहाँ आ है वो ए और ए को जोड़ने पर बना है आ, तो यहाँ 2 मूल स्वरों को संयुक्त करने पर हमारा क्या बना, आ बना। ऐसे ही हमारा ई है, जो ई को जोड़ने पर बड़ी ई बनी। इसी तरह हम देखें तो ये बड़ा ऊ जो हमारा है वो छोटे ऊ को जोड़ने से बना। यहाँ गलती से हो गया, यहाँ छोटा ऊ आएगा, तो ऊ और ऊ को जोड़ने पर हमारा क्या बना, बड़ा ऊ। और ऐसे ही हमारा ए कैसे बना, ए बना हमारा ए और ई को जोड़ने पर। अभी हमने देखा अभी ऊपर स्थान जब हम पढ़ रहे थे तब, और ए और ए को जोड़ने पर हमारा बना आई। इसी तरह हमारा ए और ऊ को जोड़ने पर बना ओ, और ए और ओ को जोड़ने पर हमारा बना औ। तो ये 2 स्वरों को मिलाने से बने हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, संयुक्त स्वर कहा जाता है, दीर्घ स्वर कहा जाता है, क्योंकि 2 को जोड़ने से बने तो 2 मात्रा काल इसमें लगता है। अब किन किन स्वरों को मिलाकर ये दीर्घ स्वर बने हैं, आप ये यहाँ चार्ट दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप इनके अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। अब हम देखते हैं तीसरा जो है हमारा वो है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर का प्रयोग बहुत कम होता है, अधिकतर इसका जो प्रयोग होता है वो मंत्र के उच्चारण में होता है। अब देखते हैं प्लुत स्वर कहते हैं कैसे, जिसमें तिगुना समय लगे, अर्थात दीर्घ स्वर से ज़्यादा।
दो मात्राओं से भी अधिक समय लगे। तो हमने दो मात्रा किसमें पढ़ी थी? दीर्घ स्वर में। तो दो मात्राओं से ज़्यादा समय लगे, दीर्घ स्वर से ज़्यादा समय लगे या ह्रस्व स्वर का तिगुना समय लगे, अर्थात इसमें तीन मात्रा का समय लगता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। और तीन मात्राओं का समय लगने के कारण ही इन्हें त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। और इसका चिन्ह है ये इस तरह एस की तरह। इनका प्रयोग जो अधिकतर वो मंत्र के उच्चारण में ही किया जाता है, जैसे ओम, राम। तो इसमें अधिक समय लगने के कारण ये प्लुत स्वर कहलाता है। मूल स्वर और दीर्घ स्वरों को देखने के बाद हम देखते हैं कि सजातीय और विजातीय स्वर किसे कहते हैं। सजातीय स्वर उनको कहते हैं जो एक ही जाति अर्थात समान स्वरों के योग से बने हैं। जैसे ए और ए, ये दोनों समान हैं, इनसे क्या बना? आ। तो ये आ हमारा क्या है? सजातीय है, क्योंकि ये समान स्वरों से बना है। तो विजातीय किसे कहेंगे? विजातीय कहेंगे जो दो असमान अलग अलग स्वरों के योग से बना है। जैसे ए और ई, ये दोनों अलग अलग हैं और इनसे हमारा क्या बना है? ए। तो जो असमान अलग अलग स्वरों से बनता है उसे हम कहते हैं विजातीय स्वर, और जो समान स्वरों से बनता है उसे हम कहते हैं सजातीय स्वर। अब ये देख सकते हैं आप कि कौन सा किससे बना है। आ, ई, उ ये हमारे सजातीय हैं। ए, आई, ओ, औ हमारे क्या हैं? विजातीय स्वर है। जब संधि हम पढ़ेंगे तो संधि में हम इनका प्रयोग करना पढ़ेंगे। अब देखते हैं हम कि जीभ की स्थिति के आधार पर सक्रियता, जीभ की सक्रियता, कि जीभ कितनी सक्रिय रहती है, कितना काम करती है, उसके आधार पर जीभ की उस समय स्थिति कैसे रहती है, जीभ किधर आती है, किधर जाती है, किस तरह से काम करती है, उसके आधार पर भी इसके स्वरों के भेद माने गए। और वो तीन भेद माने गए, अग्र, मध्य और पश्च। तो पहला जीभ के आधार पर पहला जो माना गया वो माना गया अग्र, दूसरा माना गया मध्य और तीसरा माना गया पश्च। अग्र का मतलब है आगे, मध्य का मतलब है बीच में और पश्च का मतलब है पीछे। तो इस आधार पर देखें हम तो जीभ आगे कब हो जाए, आगे की ओर कब जाएगी, बीच में कब रहती है और वो पीछे की तरफ कब जाती है, इसके आधार पर हम इसके भेद पढ़ेंगे। अब इसको याद करना सबसे आसान है। जो एक ट्रिक जो हम देखें वो ये है हमारी कि हमें कुछ नहीं करना है। जैसे मैंने इसको रख रखा है अग्र, मध्य, पश्च, इसी क्रम में हम इसको रख लेंगे और मध्य में हम ले आएंगे ए को। अब हम एक कई बार खेल खेलते हैं आगे पीछे दाएं बाएं मुड़ना, ऐसे हम कुछ नहीं करेंगे। ए के बाद हम सबसे पहले आएंगे पीछे आ, फिर हम आ जाएंगे आगे ई और ई, फिर हम आ जाएंगे पीछे ऊ और ऊ, फिर हम आ जाएंगे आगे ए और आई, फिर हम आ जाएंगे पीछे री रख के यहाँ पे, और फिर आ जाएंगे हम पीछे ओ और औ। तो इधर भी हमारे 5 और इधर भी हमारे क्या है 5, 5 5 दोनों हम साइड में रख देंगे और बीच में हमारा क्या रह जाएगा ए। हम फिर से देखें, बीच में ए को रखकर एक बार हम पीछे आएंगे, फिर हम आगे जाएंगे, दो जो समान हैं उनको रख देंगे, फिर हम पीछे आएंगे, जो दो समान हैं उनको रख देंगे, फिर हम आगे जाएंगे, दो जो समान हैं उनको रख देंगे और री को रख देंगे, और फिर हम पीछे आएंगे ओ और अव को रख देंगे। तो अग्र, मध्य, पश्च हमारे इस तरह से बन जाएंगे। हमें कोई रटने की ज़रूरत नहीं है, बस इनका क्रम आगे और पीछे करना है। तो ध्यान रखना है कि हमें दो दो रखने हैं। इधर भी हमारे 5 होने चाहिए और इधर भी हमारे 5 होने चाहिए और वो हमारे समान होने चाहिए। ठीक है। अब देखते हैं हम होठ की आकृति पर। होठ को ही संस्कृत में बोलते हैं ओष्ठ। हम जब तत्सम और तद्भव पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि ओष्ठ हमारा क्या है, तत्सम है, और इसी का तद्भव हमारा होठ है। तो होठ या ओष्ठ के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं। इसके होठ हमारी आकृति गोल बनाती है, गोल के आधार पर, गोलाकार के आधार पर जो हम पढ़ेंगे तो वो हम पढ़ेंगे वृत्ताकार और अवृत्ताकार। वृत्त का मतलब ही गोला होता है, तो होठों को गोल करके, तो वो गीत भी है, होठों को करके गोल,
तो हम यहाँ होठों को गोल बनाएंगे और उस गोलाई के आधार पर ही जो हमारे माने गए हैं वो कितने माने गए हैं। अब हम उच्चारण करते हैं। ऊ, ऊ, ओ, और आगत स्वर इसको हम कहते हैं ऊ, ऊ, ओ, औ, और आगत स्वर जिसे हम कहें डॉक्टर, ओ की आवाज़ निकलती, ये सारे हमारे वृत्ताकार कहलाते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय हमारे होठों की आकृति कैसी हो जाती है, गोल हो जाती है। अब इनके अलावा जो सब बचते हैं वो हमारे किस में आ जाएंगे, अवृत्ताकार में। इसमें हमारा आ नहीं आएगा, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। आ में हम जब बोलते हैं ए आ, तो आ के बोलने में हमारा मुंह पूरा गोल नहीं बनता है, जबकि ऊ, ओ, इसमें आप बोल के देखेंगे तो पूरा मुंह हमारा गोल बनता है। अब हम देखते हैं आगे, मुख की आकृति के आधार पर कितने भेद होते हैं। मुख की आकृति पर जो इसके भेद माने गए हैं वो माने गए हैं 4, विवृत, अर्धविवृत, संवृत और अर्ध संवृत। अब विवृत का अर्थ क्या है, विवृत का अर्थ है खुलना, पूरा खुलना, और अर्ध का मतलब हुआ आधा और विवृत का मतलब होता है खुलना, तो आधा, अर्ध विवृत का मतलब हुआ आधा खुलना। ऐसे संवृत का अर्थ है बंद होना, अर्थात पूरा मुंह बंद हो जाए, मुख पूरा बंद हो जाए। अर्ध संवृत का इसमें मुख आधा बंद हो जाए। अब इसको भी हम देखते हैं। सबसे हार्ड यही लगता है याद करने में कि इसको याद कैसे करें, जबकि इसके लिए भी एक बहुत अच्छा सा है कि हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ एक क्रॉस का चिन्ह बनाना है। हम जिसे हम कहें कैंची का चिन्ह बनाना है, ये चिन्ह हमने बना रखा है। और हम कहते हैं कि सबसे पहले हम विशेष काम करते हैं, सामान्य काम हम बाद में करते हैं। तो हम विशेष में वी को पहले रख लेंगे, विवृत को, और काम को भी हम पहले ऐसे नहीं कि एक साथ ही पूरा कर दिया, हम पहले थोड़ा आधा अच्छे से ख़त्म करो फिर उसके बाद उसको पूरा करो। तो अर्धविवृत और विवृत हम इसको इस तरह से रख लेंगे और उनके अपोजिट साइड में ही कर देंगे कि जिधर विवृत है उसी के इस साइड में संवृत है और जिधर अर्धविवृत है उसके इस साइड में हमारा क्या है, अर्ध संवृत है। अब हमने ये रख लिया। अब हमने क्या करा, देखा अभी कि विशेष काम पहले करेंगे तो विवृत वालों को हम ऊपर रखेंगे और उसमें भी अर्ध विवृत पहले और विवृत बाद में। अब आपने यहाँ देखा, मैंने यहाँ कुछ नंबर लिख रखे हैं। अब यहाँ जो पहला नंबर है हमारा, यहाँ हम रख देंगे आ को। विवृत में सिर्फ एक ही वर्ण आएगा जो है हमारा आ, हम आ को यहाँ रख देंगे। और अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब हम क्रम से आएंगे। यहाँ हम रखेंगे ए, यहाँ आ गया हमारा आ, यहाँ आएंगे हम ई और बड़ी दोनों को रख देंगे, ऊ और बड़े ऊ को रख देंगे और री को रख देंगे। ये हमारे 5 हो गए। अब यहाँ हम रख देंगे 2 को, ए और ओ। अब हमारा क्या बचा, आई और औ। तो अब हम इसको याद कैसे करें कि ये अकेला है, वो देख रहा है कि मैं अकेला हूँ और ये सारे क्या कर रहे हैं, 3 2 5 कर रहे हैं। अब ये 3 2 5 कर रहे तो भी कोई मेरे फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्यों, क्योंकि ये 3 और 2 ये दोनों मिलके भी 5 बन रहे हैं और ये इधर 5 है। मैं इन दोनों से के लड़ने के लिए अकेला ही काफ़ी हूँ। तो हम फिर से देखें कि हमने कैसे याद किया। हमें यहाँ पे सिर्फ एक रखना है आ, और हमें कुछ नहीं करना, फिर हमें यहाँ से क्रम से चालू जाना है। ए, ये हो गया हमारा आ। अब यहाँ रख देंगे ई, ऊ और री। अब यहाँ हम 2 रख देंगे, ए और ओ, और जो 2 हमारे बचे आई और औ, उनको हम यहाँ पे रख देंगे। तो 3 हमारे यहाँ हो गए, 2 हमारे यहाँ हो गए, ये दोनों 5 और इधर भी 5। हमने जब वो जीभ की स्थिति के आधार पे पढ़ा था तभी हमने ये पढ़ा था 5 और 5। तो अभी यहाँ पर भी हम क्या पढ़ रहे हैं, ये दोनों 5 और ये अकेला 5। ये अकेला इधर कौन बचेगा, एक आ बचेगा। अब हम देखते हैं कि घर्षण और कंपन के आधार पर कि जीभ जब हम बोलते हैं मुख से, तो मुख में कितना कंपन होता है, कितना घर्षण होता है आपस में स्वर तंत्रियों में, मुख कान गला इनमें। तो इनके आधार पर जो जितने भी हमने पढ़े हैं स्वर है, जो 11 हमारे स्वर हैं, वो सारे के सारे सघोष या घोष होते हैं, क्योंकि उनको सबको बोलते समय हमारे मुख में क्या होता है, कंपन होता है।
अब हम दूसरा अगला देखें कि प्राणवायु होता है श्वास के आधार पर कि श्वास हम बोलते समय ज़्यादा ले रहे हैं या कम श्वास की आवश्यकता हो रही है। तो जब हम स्वरों को बोलते हैं तो हमें कम, अल्प का मतलब होता है कम प्राणवायु अर्थात कम श्वास की आवश्यकता होती है, कम श्वास में ही इनका उच्चारण हो जाता है, इसलिए सारे के सारे क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। जब कंपटीशन एग्जाम्स में प्रश्न पूछा जाता है कि स्वर होते हैं घोष अघोष, तो हमें ध्यान रखना सारे के सारे स्वर क्या होते हैं, घोष या सघोष होते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। और सारे के सारे स्वर ही हमारे क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं, अर्थात उनमें कम प्राणवायु की हमें आवश्यकता होती है। तो आज हमने पढ़े ये वर्ण। उम्मीद है आपको मेरी ये ट्रिक बहुत पसंद आई। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये सेक्शन कैसा लगा। अगली बार हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।